तो बेटा अल्टरनेटिंग करंट का नेक्स्ट टॉपिक है एलसी ऑसिलेशंस, और इसको हम लिंक करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब अगले चैप्टर के साथ में। तो हम इसको फ्रॉम द बेसिक उठाएंगे बेटा। कुछ चीज़ें तुमने पहले पढ़ रखी हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें, क्योंकि ये बच्चों को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है। हो सकता है बच्चों मैं इसमें थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ पढ़ाने के लिए, तो आप इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। स्पीड बढ़ा दीजिए, उसके बाद फिर देखिएगा। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये आपने पहले भी किया हुआ, लेकिन फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रॉम द बेसिक। कोई भी कैपेसिटर है बेटा, जब उसको किसी बैटरी से चार्ज करते हो, मान लीजिए ये बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V, आप इससे इसको चार्ज कर रहे हो, और मान लीजिए किसी भी टाइम पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है मान लीजिए V, और बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, और लेटर से चार्ज है Q और इस पे चार्ज है -Q, इस पे प्लस होगा, इस पे माइनस होगा। तो जब इस पे चार्ज Q है तो हम कहेंगे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस V कितना होगा, Q/C। अब मान लीजिए हमें इसको और चार्ज देना है, तो और चार्ज कौन देगा, बैटरी देगी, लेकिन ऑलरेडी इसके ऊपर चार्ज है, तो और चार्ज देने के लिए बैटरी को वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही होता है जो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है कैपेसिटर में। तो इसने मान लीजिए dQ चार्ज और दिया, तो बेटा बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क इज इक्वल्स टू V/dQ। तो V/dQ ये फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं। तो अगर dQ चार्ज देते हैं तो बेटा इतना वर्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए हम चार्ज देना चाहते हैं Q0 देना चाहते हैं, तो हमने 0 से स्टार्ट किया होगा, तो 0 से Q0 तक का वर्क कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो इस इक्वेशन को, तो Q/C/dQ, यहां से बेटा Q का इंटीग्रेशन होगा Q²/2। तो हमें पता चल गया बेटा इतना वर्क करना पड़ेगा बैटरी को Q0 चार्ज देने के लिए। तो यही वर्क कैपेसिटर में एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। हम कहेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज दिस मच। हम लोगों को जो अगले चैप्टर में जो पढ़ने वाली है वो है बेटा एनर्जी डेंसिटी की। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कैपेसिटर की, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। एनर्जी बेटा ये वाला फॉर्मूला, और वॉल्यूम, कोई भी कैपेसिटर है तो बेटा उसमें दो प्लेट्स ऐसे हैं, तो प्लेट का एरिया इंटू उनके बीच की डिस्टेंस, तो एरिया इंटू एल। तो ए इंटू एल का मतलब यहाँ पे डी होता है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस डी होती है, तो डी ले लिया। और बच्चों इसको हमने क्या किया, कैपेसिटर को तोड़ दिया, यानी फॉर्मूला रख दिया ε0 A/d। तो यहां से हमने फिर बाद में और मैनिपुलेट किया है Q0/A। आप देखोगे यहां से d से d कट जाएगा, तो Q0/A, और A ये है, तो Q0/A का होल स्क्वायर, और ये बन जाता है सिग्मा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। और बच्चों इसको हमने थोड़ा सा फर्दर मैनिपुलेट किया है ε0 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, क्योंकि हम जानते हैं कि सिग्मा अपॉन ε0 इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो सिग्मा अपॉन ε0 का स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आया ½ ε0t²। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा कि एनर्जी डेंसिटी या एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब देखते हैं बेटा एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। इंडक्टर में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है। कोई भी इंडक्टर है बच्चों, जब हम यहां पे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो बैटरी की वजह से करंट फ्लो करती है, लेकिन जब करंट फ्लो करती है तो हम लोग जानते हैं कि इस इंडक्टर में एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जो इस करंट के ग्रोथ का अपोज करता है। तो अगर ये यहां पे बैक ईएमएफ उसका अपोज कर रहा है तो बेटा बैटरी को वर्क करना पड़ेगा इसके अगेंस्ट में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है, बैक ईएमएफ E इज इक्वल्स टू -LdI/dt होता है। माइनस अपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं लिया। तो वर्क डन बाय बैटरी इन टाइम dt टाइम में कितना वर्क करेगा, तो वर्क इज इक्वल्स टू VIT होता है। V मतलब ये, और I जितनी करंट फ्लो कर रही है उस इंस्टेंट पे, तो ये आ गया बेटा LI/DI। अगर टोटल वर्क डन निकालना है, जब करंट आपको I0 तक पहुंचानी है, तो 0 से I0 करंट पहुंचानी है LI/DI, मतलब इसी का इंटीग्रेशन किया है। और यहां से बेटा I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I²/2, तो ½ LI0², मतलब हम I0 करंट फ्लो कराना चाह रहे हैं, तो इतना वर्क करना पड़ेगा उस करंट को फ्लो कराने में। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये वर्क ही एनर्जी है, तो बेटा हमारा एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ½ LI0²। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इंडक्टर क्या होगा, फिर से वही एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना, मान लीजिए इसकी लेंथ L है
और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का, ये जो सर्कुलर लूप्स हैं इनका एरिया है A, तो A इंटू एल। अब बेटा देखो यहाँ पे हमें इनको तोड़ना है, देखो समझना इसको, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर अपॉन ए एल, ये आया है। एल का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, तो सेल्फ इंडक्टेंस किसी भी सोलेनॉइड की क्या होती है बेटा, 2AL, तो नीचे आ गया, ये तो पहले से ही है। एल का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल होता है। और इंडक्टर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, याद करो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू म्यू नॉट एन आई, ये फॉर्मूला है। तो बच्चों हम यहां से देखेंगे आई इक्वल्स टू क्या आएगा, BL अपॉन म्यू नॉट एन आ जाएगा। तो हमने आई की जगह बेटा ये पुट कर दिया, मतलब BL अपॉन म्यू नॉट एन का होल स्क्वायर। अब जरा ये तो हमने सारा पुट कर दिया यहां पर, अब जरा इसको ओपन करें तो क्या आएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, तो बेटा ये हो गया ये वाला। फिर इसको ओपन करो, B स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर, और नीचे 2AL भी आएगा, मतलब यहां पर इंटू 2 इंटू AL। अब देखो A से A कटेगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटेगा, और एक एन स्क्वायर से एन स्क्वायर भी गया, म्यू नोट से म्यू नोट स्क्वायर का स्क्वायर हटा दो, तो ये बचा 2 बचा और म्यू नोट बचा। तो बेटा B स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नोट बचा, यही तो हमने लिखा है, B स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट। तो इतनी एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडक्टर में, किस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। आप देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है, जबकि कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो दोनों डिवाइसेस या दोनों एलिमेंट्स, कैपेसिटर और इंडक्टर, दोनों ही एनर्जी स्टोर करते हैं, लेकिन कैपेसिटर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है और इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर करता है। तो बच्चों अभी हमने डिस्कस किया कि इंडक्टर और कैपेसिटर में दोनों में ही एनर्जी स्टोर होती है, और इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है और कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो सोचिए कि अगर हम एक कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर दें, पहले बैटरी के साथ कनेक्ट करके उसको चार्ज कर दिया, और वो चार्ज करके उसको एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करें, तो समझिएगा इस कैपेसिटर को कंप्लीटली चार्ज कर रखा है और इसको हमने इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा। तो बेटा अभी शुरू में समझेंगे, तो ये कंप्लीटली चार्ज है, मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है Q नोट, और सारी की सारी एनर्जी इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी नहीं है। तो बेटा इस वक्त मैंने बताया कि ये एनर्जी डेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम, आप इसको समझ सकते हैं, ये मैंने बार टाइप का बना रखा है। तो एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम है, जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी है वो जीरो है। अब क्या होगा, ये अपने आप को डिस्चार्ज करेगा तो करंट फ्लो कराना शुरू करेगा। शुरू में करंट क्या है, जीरो, तो ये करंट फ्लो कराना शुरू करेगा, करंट फ्लो करेगी इस डायरेक्शन में। जब करंट फ्लो करेगी तो ध्यान दो बच्चों, इसका चार्ज डिक्रीज होगा क्योंकि ये डिस्चार्ज कर रहा है, और यहाँ पे करंट बढ़ेगी तो इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डिक्रीज होगी क्योंकि चार्ज कम हो गया तो इसकी एनर्जी कम हो गई, और इसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो गया, इसकी एनर्जी बढ़ गई। अब क्या होगा, ये करंट फ्लो कर रही है ऐसे, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारा चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये वाला चार्ज इसका पूरा डिस्चार्ज हो गया बेटा। डिस्चार्ज हो गया तो उसको क्या होगा, सारी की सारी एनर्जी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में आ गई, इसकी एनर्जी पूरी खत्म हो गई और करंट पहुंच गई बेटा मैक्सिमम। अब देख रहे हो, शुरू में करंट जीरो, फिर करंट बढ़ गई, उसके बाद मैक्सिमम करंट हो गई। जब मैक्सिमम करंट है उस वक्त कैपेसिटर पे चार्ज जीरो है, और यहां देखेंगे इस वक्त इसके अंदर एनर्जी मैक्सिमम है, तो कैपेसिटर की एनर्जी जीरो हो गई बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी मैक्सिमम हो गई। ये मैक्सिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थोड़ा सा कम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, सारी की सारी एनर्जी इसके फॉर्म में आ गई और करंट है मैक्सिमम, तो अब ये और करंट तो भेजेगा नहीं, तो अब क्या होगा, ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस करेगा। तो क्या होगा, करंट फ्लो तो करेगी
लेकिन बेटा करंट की वैल्यू डिक्रीज करना शुरू हो जाएगी क्योंकि इसके पास चार्ज ही नहीं बचा। तो बच्चे करंट डिक्रीज होगी, इसकी एनर्जी कम होगी, इसके मुकाबले में कम होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये अपने आप को चार्ज करता जाएगा। चार्ज कैसे करेगा? ये देखो ऐसे जा रहा है तो जिस तरफ जाएगा उधर चार्ज पॉजिटिव, तो ये अपने आप को पॉजिटिव करेगा। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बना, तो एनर्जी तो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो इसके अंदर एनर्जी बढ़नी शुरू हो गई। इसके बाद अब जब ये अपने आप को इंडक्टर डिस्चार्ज कर रहा है अपने आप को एक तरह से, तो ये डिस्चार्ज करते हुए एक टाइम आएगा जब करंट जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा। तो इसके ऊपर चार्ज मैक्सिमम हो गया, इसकी एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो गई, तो इसके अंदर एनर्जी यू भी नहीं बची और कैपेसिटर के अंदर एनर्जी मैक्सिमम हो गई। इसके बाद जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गया, अब इसका पॉजिटिव चार्ज नीचे है बेटा, ध्यान दो, तो ये पॉजिटिव से करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो अब करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। तो अब इधर से करंट फ्लो करना जब शुरू करेगी तो इसका चार्ज डिक्रीज करेगा, इसके अंदर एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी, इसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी। तो बेटा हमने क्या किया, इसकी एनर्जी थोड़ी कम कर दी, इसकी बढ़ा दी, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी बढ़ गई है और करंट थोड़ी सी फ्लो करना शुरू हो गई है। अब क्या होगा, जब ये ऐसे करंट फ्लो करती रहेगी तो ये अपने आप को डिस्चार्ज करते करते एक टाइम आएगा कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। करंट उस वक्त मैक्सिमम हो चुकी होगी, आई नॉट हो चुकी होगी, इसके अंदर मैक्सिमम एनर्जी डेवलप हो चुकी होगी। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम एनर्जी कर दी बेटा, इस वक्त इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो इसकी एनर्जी मिनिमम मतलब जीरो हो गई। इसके बाद फिर जब ये कंप्लीटली चार्ज हो गया, अब ये चार्ज तो भेजेगा नहीं यहाँ से, मतलब ये तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, इसका चार्ज खत्म हो गया, तो अब करंट नहीं बढ़ सकती, क्योंकि ये कैसे डिस्चार्ज करेगा अपने आप को, अब ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस करना शुरू करेगा। तो जब ये अपनी एनर्जी को रिड्यूस करेगा तो करंट इसके मुकाबले यहाँ पर कम हो जाएगी, करंट कम होगी, लेकिन करंट की डायरेक्शन वही है बेटा। अब करंट ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव होना शुरू होगा और इधर का पार्ट नेगेटिव होना शुरू होगा। इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाएगी और बेटा इसकी एनर्जी, ये कंप्लीटली चार्ज था इस वक्त, इसकी एनर्जी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी एनर्जी थोड़ी सी डिक्रीज हुई, इसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई। फिर क्या होगा, ये जब इस तरह से फ्लो कर रहा है बेटा, एक टाइम आएगा कि अपने आप को इसकी एनर्जी कम होती जा रही है, एक टाइम आएगा जब ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगी इसकी एनर्जी, तो करंट हो जाएगी बच्चे जीरो, लेकिन उस वक्त तक इसके अंदर चार्ज मैक्सिमम हो चुका होगा। तो अब देखेंगे ये जो 9th वाली जो फिगर है, ये पहली वाली फिगर के साथ में कोरिलेट कर रही है। इसका मतलब यही फिगर ये है और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा इसी तरह से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पूरे प्रोसेस में देखें, करंट जीरो है, फिर मैक्सिमम हुई, सॉरी बढ़ी, फिर मैक्सिमम हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर जीरो हो गई, फिर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करना शुरू की, फिर मैक्सिमम हो गई, है ना, फिर डिक्रीज हुई, फिर से जीरो हो गई, और ये डायग्राम यही है। उसके बाद फिर से सेम डायरेक्शन में, मतलब एक तरह से ऐसे समझ सकते हो बेटा कि जैसे करंट का डायग्राम इस तरह से बन रहा है कि करंट बढ़ी, मैक्सिमम हुई, जीरो, फिर मैक्सिमम हुई, फिर जीरो, डायरेक्शन अपोजिट हो गए। तो ये एक तरह से क्या है बच्चों कि करंट एक बार इस सर्किट में ऐसे फ्लो कर रही है, फिर ऐसे फ्लो कर रही है, फिर ऐसे फ्लो कर रही है, फिर ऐसे फ्लो कर रही है। इसका मतलब यहां पर करंट ऑसिलेट कर रही है। बात समझ पा रहे हो? तो करंट का एक तरह से ऑसिलेशन, जैसे पेंडुलम होता है बेटा, पेंडुलम एक बार मैक्सिमम पे जाता है, फिर जीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन मैक्सिमम, फिर जीरो, ऐसे यहां पे करंट हो रही है। करंट जीरो से बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम होके फिर जीरो हो जाती है, फिर डायरेक्शन अपोजिट होके फिर बढ़ती है, मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद फिर से जीरो। इनको बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो बेटा एलसी ऑसिलेशंस में आप देखेंगे यहां पे कई क्वांटिटीज हैं जो कंटिन्यूअसली वेरी होती रहती हैं। क्या क्या? एक दो करंट वेरी होती रहती है, दूसरा चार्ज वेरी होता रहता है। इसका चार्ज जीरो से पहले मैक्सिमम था, मैक्सिमम से घटता घटता जीरो, फिर जीरो से फिर बढ़ेगा, इस तरह से, फिर अपोजिट पोलैरिटी लेगा। इसी तरह से इसकी एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज होती है, इसकी एनर्जी भी कंटिन्यूअसली चेंज होती है। तो करंट, चार्ज, दोनों की एनर्जीज कंटिन्यूअसली इसमें ऑसिलेट करती है। तो बेटा इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं एलसी ऑसिलेशंस। तो मैंने लिखा भी है, व्हेन ए चार्ज कैपेसिटर इज डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर हैविंग नॉन ohmic resistance, then electrical oscillations of constant amplitude are produced due to continuous exchange of energy between L and C.
समझ आया बच्चों? इस केस में अगर जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है कि नो ओमिक रेजिस्टेंस, अगर इस पूरे सर्किट में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है तो रेजिस्टेंस ना होने का मतलब है कि करंट बार बार जीरो से मैक्सिमम जाएगी, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से फिर अपोजिट मैक्सिमम, फिर जीरो, करंट का लॉस नहीं होगा। अगर रेजिस्टेंस होता तो बेटा करंट धीरे धीरे डिक्रीज करती, लेकिन अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो कंटिन्यूसली पीक तक जाएगी। इसका मतलब जो करंट का एम्पलीट्यूड है, जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो मैक्सिमम होगा हर बार, और हर बार सेम रहेगा। तो बच्चों अभी हमने एलसी ऑसिलेशन में देखा कि करंट ऑसिलेट करती है। एलसी ऑसिलेशंस में जहाँ पर सी और इंडक्टर, सी और एल दोनों लगे हों, तो बेटा करंट एक बार ऐसे जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो हो जाती है, फिर करंट की डायरेक्शन उल्टी होती है और फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। मतलब करंट ऑसिलेट करती है, करंट का एम्पलीट्यूड इस तरह से ऑसिलेट करता रहता है। आप समझ सकते हैं, अगर हम इसको करंट मान लें तो टाइम के साथ करंट का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है, लेकिन ऐसा तब होता है जब सर्किट में रेजिस्टेंस ना हो, क्योंकि लॉस नहीं होगा तभी तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो आप इसको एनर्जी की फॉर्म में कह दें या करंट की फॉर्म में कह दें, इसका मतलब है कि इस केस में ना तो करंट डिक्रीज कर रही है और ना एनर्जी लॉस हो रहा है, तो एनर्जी भी कांस्टेंट बनी हुई है। तो ऐसे जो ऑसिलेशंस होते हैं उनको बोलते हैं हम अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस। ऐसे ऑसिलेशन तभी पॉसिबल हैं जब सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं हो। तो इंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस जरूर होता है, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होने का मतलब बेटा एनर्जी का लॉस हो गया। जब एनर्जी का लॉस होगा तो बच्चों एनर्जी कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी, और अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो, या एम्पलीट्यूड कह दो, वो डिक्रीज करेगा। तो कंटिन्यूसली अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता है तो इसको आप ऐसे भी कह सकते हो बेटा कि कंटिन्यूसली एनर्जी डिक्रीज कर रही है। तो ऐसे ऑसिलेशंस को कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। और नॉर्मली सभी सर्किट्स में क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशंस होते हैं। जैसे हमारा मोबाइल भी है बच्चों, मोबाइल में शुरू में ऑसिलेशंस रहते हैं, उसमें एलसी सर्किट लगा हुआ है, लेकिन अगर बैटरी ना हो, बैटरी होती है तभी तो उसके ऑसिलेशंस को मेंटेन करके हम इतना कर पाते हैं। अगर बैटरी ना हो तो उसके ऑसिलेशंस भी कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाएंगे। अब जरा समझते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है तो एनर्जी का लॉस कंटिन्यूसली होता है, वो क्यों होता है? इसके रीजन है। क्या रीजन है? पहला तो बेटा एवरी इंडक्टर हैज सम रेजिस्टेंस, सो हीट लॉस, रेजिस्टेंस हो तो हीट का लॉस होगा। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एंड ऑसिलेशन डाइज आउट। एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज करेंगे और ऑसिलेशंस खत्म हो जाएंगे। लेकिन बेटा अगर सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो है भी, तब भी साइंटिस्टों ने देखा कि तब भी ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है। इसका मतलब क्या है कि कुछ और भी चीज ऐसी है जो एनर्जी को कंज्यूम कर रही है, मतलब एनर्जी का लॉस हो रहा है, और वो है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोड्यूस होना। जब एलसी सर्किट में ऑसिलेशंस होते हैं तो उस वक्त उसमें एक तो हीट लॉस होता ही है, उसके अलावा भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो दूसरा रीजन है इवन इफ रेजिस्टेंस इज जीरो, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट, इट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेटा एलसी ऑसिलेशन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है, जो नेक्स्ट चैप्टर का बेसिस बनता है। नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन एलसी ऑसिलेशंस। बेटा किसी भी इंस्टेंट पे अगर आप टोटल एनर्जी निकालना चाहते हो तो टोटल एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का सम होती है। क्योंकि देखो स्टार्ट जब करते हैं तो सारी एनर्जी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, इसकी एनर्जी जीरो होती है, फिर इसकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है, इसकी जीरो हो जाती है। इन बिटवीन कहीं भी देखोगे तो टोटल सम ऑफ एनर्जी इज एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उसका जनरल फॉर्मूला है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि शुरू में जब ये कंप्लीटली चार्ज होता है तो करंट जीरो होती है, सारी की सारी एनर्जी इस फॉर्म में होती है, इस वक्त करंट जीरो है। और बेटा जब सारी एनर्जी इसमें मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में अरेंज हो जाती है तो उस वक्त करंट मैक्सिमम होती है। तो कंक्लूजन हमने निकाले कि करंट बिकम्स मैक्सिमम व्हेन एंटायर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द इंडक्टर, और करंट इज जीरो व्हेन एंटायर एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। तो ये वही दो कंक्लूजन्स हैं जो हमने भी पीछे डायग्राम्स में डिस्कस किए थे एलसी ऑसिलेशन के थ्रू।